जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास IS 21 से है। इट इज़ इन रिलेशन टू IS 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सचेंज गेन एंड लॉसेज अराइजिंग ऑन द रीट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स आर रिकग्नाइज्ड इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। तो ये गलत है, ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड नहीं होता। मॉनेटरी आइटम्स की जब क्लोजिंग डेट पे रीट्रांसलेशन करते हैं तो दैट इज़ रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस। सेकेंड है नॉन मॉनेटरी आइटम carried at fair value in a foreign currency are retranslated at the date when the fair value was measured. This statement is correct क्योंकि जिस दिन फेयर वैल्यू मैयर की गई होती है उसी दिन के रेट पर उनको मैयर करते हैं जो नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं। इंटेंजिबल एसेट इज़ अ मॉनेटरी आइटम, ये स्टेटमेंट गलत है। इंटेंजिबल एसेट नॉन मॉनेटरी आइटम है क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश उससे रिसीव नहीं होती। डी पॉइंट है नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरीड एट कॉस्ट इन अ फॉरेन करेंसी आर रीट्रांसलेटेड एट द रिपोर्टिंग डेट। नहीं, नॉन रिपोर्टिंग जो कॉस्ट पर होते हैं उनकी रीट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, उन्हें रीट्रांसलेट नहीं करना होता। बी ऑप्शन इज़ द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 से है फ्रॉम IFRS 16 लीजेज, और इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी है, जो FR1 में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होता है। एन एंटिटी एक्वायर्स प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years। द लीज पेमेंट्स आर पेबल सेमी एनुअली इन एरियर्स, यानी हर 6 मंथ के बाद, बिगनिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। वट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन लेसिस करंट एंड गेयरिंग रेशो अपॉन कमेंसमेंट ऑफ लीज। स्टार्ट ऑफ लीज पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें एक सिंपल सा हम अगर अंडरस्टैंड करें तो जब लीज की अकाउंटिंग की जाती है तो लेसी एसेट भी रिकॉर्ड करता है और लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करता है। तो लाइबिलिटी जब वो रिकॉर्ड करेगा तो डेफिनेटली गेयरिंग रेशो पे इफेक्ट पड़ेगा, और लाइबिलिटी क्योंकि करंट और नॉन करंट दोनों में क्लासीफाई होती है तो करंट लाइबिलिटीज़ भी जब बढ़ेंगी तो उसकी वजह से उसकी करंट रेशो भी जो है वो अफेक्ट होगी। तो लेट्स सी, तो जब आप लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी वजह से डेट बढ़ जाएगा और जो गेयरिंग है रेशो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डेट जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा गेयरिंग रेशो होती है। अच्छा, इसके बाद जो लीज लाइबिलिटी है वो क्योंकि करंट लाइबिलिटी के तौर पे भी क्लासीफाई होगी, तो करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ने से, और क्योंकि राइट ऑफ यूज़ एसेट तो नॉन करंट होता है, तो करंट एसेट्स में इजाफा नहीं होगा लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ में इजाफा हो जाएगा, तो इस तरह से करंट रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो आर आंसर वुड बी डिक्रीज इन करंट रेशो बट इंक्रीज इन गेयरिंग रेशो। जी, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ फ्रॉम फजल लिमिटेड ऑन द हर्ड ऑफ काउज रिकॉर्डेड एट ₹36 million at 1st January 2019. At 31st December 2019, these cows have a fair value of ₹50 million. A commission of 4% would be payable upon sale. तो ओरिजिनली आप 36 मिलियन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाद में आप 50 मिलियन माइनस 4% पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट वुड बी 48 मिलियन। What is the correct accounting treatment for cows at 31st December 2019 according to IAS 41? तो इसमें ट्रीटमेंट ये बनेगी कि पहले आपकी 36 मिलियन पे थी, अब आप 48 मिलियन पर ले आएंगे और जो 12 मिलियन का गेन है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहली जो बात लिखी हुई है कि होल्ड एट ₹36 मिलियन, ये इनकरेक्ट है। रीमैयर टू 50 मिलियन, 50 मिलियन पे नहीं, जो आपका 48 मिलियन पर जाना चाहिए। टेकिंग गेन ऑफ ₹14 मिलियन टू प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस वाली बात तो ठीक है लेकिन 14 मिलियन नहीं 12 मिलियन होना चाहिए। रीमैयर टू ₹48 मिलियन करेक्ट। टेकिंग गेन ऑफ 12 मिलियन करेक्ट। टू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये गलत है, ये प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए। लास्ट वन इज रीमैयर टू ₹48 मिलियन, टेकिंग गेन ऑफ ₹12 मिलियन टू द प्रॉफिट और लॉस, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, और ये यहाँ पर इलस्ट्रेट भी हुआ। Which of the following is one of the conditions set out in IFRS 16 for an arrangement to be classified as a lease?
तो इस पर अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये है कि लेसी हैज़ द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ एसेट। तो ये एक पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट जो है हमारा यही बेसिकली लीज का क्राइटेरिया है कि लेसी के पास राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशली ऑल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए। अच्छा, मजीद क्राइटेरियाज जो हैं ज़रा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द लीज टर्म कवर सब्सटेंशली ऑल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, ये फाइनेंस लीज का क्राइटेरिया है, लीज के लिए ये होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह लेसर हैज़ अ सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो ये लेसर के राइट की बेस पर जो लीज क्लासीफाई नहीं होती। और लेसर हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एसेट, तो इसके ऊपर भी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे लेसी के पास राइट टू यूज़ होगा, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ होगा, वहाँ पर उसको लीज कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017? तो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व सेपरेट बताना फिफ्थ शेड्यूल में, ये तो रिक्वायरमेंट का जो है हिस्सा है। जनरल नेचर ऑफ एनी अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, ये बेसिकली फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नॉट की बेसिस पर ये हमारा आंसर होगा। कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट भी रिक्वायर्ड है, ड्यूरेशन की डिटेल्स भी लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड होती है फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 21? फंक्शनल करेंसी एंड presentation currency of an entity must be same. These may be same and these may be different. हो सकता है कंपनी की फंक्शनल करेंसी पाक रुपी हो और वो US स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, तो वो वहाँ के लिए प्रेजेंटेशन करेंसी डॉलर यूज़ कर रही हो, तो मस्ट वाली बात गलत हो जाती है। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ एन एंटिटी मस्ट बी डिफरेंट, तो ये भी गलत हो जाता है। दे मे बी डिफरेंट, दे मे बी सेम। देयर आर मैनी कंपनीज जो पाकिस्तान में ही ऑपरेट कर रही हैं, उनकी प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी पाकिस्तान की है, पाक रुपी उनकी फंक्शनल करेंसी है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो वो जो प्रेजेंटेशन करेंसी है उनकी वो भी जो है पाक रुपी है। तो ज़्यादातर कंपनीज़ की तो सेम ही होती है, लेकिन सेम हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, तो ये मस्ट बी सेम मस्ट बी डिफरेंट तो गलत हो जाएगा। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि फंक्शनल करेंसी की जो डेफिनेशन है और जो फैक्टर्स उस इंडिकेटर्स उसके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, वो उसकी प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू द फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स पेरेंट एंटिटी। बेसिकली दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज जब किसी एंटिटी की पेरेंट करेंसी के साथ देखा जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि उसकी ऑटोनॉमी कितनी है। जितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है उसकी बेस पर फैसला होता है कि उसकी करेंसी सेम एज पेरेंट उसको रखनी होगी या उससे डिफरेंट रखनी होगी। जनरली अगर एक एंटिटी ऑटोनमस है तो उसकी जो फंक्शनल करेंसी है वो पेरेंट से डिफरेंट हो सकती है, एंड अक्सर ऐसा होता है। तो सी ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। IS 41 अप्लाइज टू चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ अ हर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एसेट है, तो बिल्कुल इस पर अप्लाई होगा। लॉग्स हेल्ड फॉर सेल इन अ वुड यार्ड, तो इस पर तो IS 2 अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि आफ्टर द हार्वेस्ट जो है वो IS 41 अप्लाई नहीं होता, वो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक होता है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, तो ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होगी, तो IS 38 अप्लाई हो रहा होगा। कास्ट ऑफ मेकिंग इरीगेशन सिस्टम हैविंग लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो इरिगेशन सिस्टम जो आप पूरा पानी का एक बना रहे हैं, जो लैंड इंप्रूवमेंट हो रही होगी इस पूरे प्रोसेस में, उस पर प्रोबेबल है कि IS 16 अप्लाई होगा। तो IS 41 के लिए ऑप्शन ए हम यूज़ करेंगे। एक एथिकल इशू पे जो क्वेश्चन है, यू आर वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कामयाब मोटर्स लिमिटेड, a listed company, okay? The draft result of KML for the year are encouraging, यानी पॉजिटिव रिजल्ट हैं, प्रॉफिट्स होंगे अच्छे, एंड आर लाइकली टू इंक्रीज KML शेयर प्राइस
अपॉन पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी जब वो ज़ाहिर बात है अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, अच्छे रिजल्ट्स हैं, जब उन्हें अनाउंस किया जाएगा तो मार्केट में उसकी शेयर प्राइस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ये तो जी एक पॉइंट हो गया। योर बेस्ट फ्रेंड इज हैविली इन डेट एंड हैज़ रिसेंटली आस्क्ड फॉर योर असिस्टेंस। ही हैज़ हेल्प्ड यू ऑन न्यूमरस ओकेजन्स इन द पास्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ICAP's कोड ऑफ एथिक्स यू शुड। तो कोड ऑफ एथिक्स को अगर फॉलो करते हैं तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रिंसिपल आ रहा है सामने वो कॉन्फिडेंशियलिटी का है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर एंटिटी की आपके पास इंफॉर्मेशन है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है प्रोफेशनली। तो कीप कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट KML's रिजल्ट, गुड। हाउएवर यू कैन बाय KML's शेयर टू यूज द गेन अपॉन डिस्पोजल टू हेल्प योर फ्रेंड, नो यू कैन नॉट, क्योंकि ऐसा करना जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग होगी और ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी होगी और एक जो है इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट होगा। टेल योर फ्रेंड अबाउट KML's रिजल्ट, नो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। एंड लेट हिम डिसाइड वेदर ही शुड बाय KML's शेयर और नॉट। यू शुड नॉट टेल योर फ्रेंड regardless of whatever his decision might be. Next, keep confidentiality about KML's result by all means. That is the right thing to do. Keep confidentiality about KML's result, but just tell your friend to buy the KML share. नहीं, अगर आप किसी को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताए बगैर भी इनकरेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन टू डू समथिंग जो कि उसको उसमें रिजल्ट करेगी, तो दैट स्टिल वुड बी अगेंस्ट द कोड ऑफ एथिक्स, तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर। That's all. Share your feedback in the comments below.